मूवी की शुरुआत में हम स्टोन हाशिरा ग्योमी को देखते हैं। वह एक कब्रिस्तान में जा रहा था और अपने लीडर कगाया उबुयाशिकी की कही बातों को याद कर रहा था। यहाँ ग्योमी से कगाया उबुयाशिकी कहते हैं कि 5 दिन के अंदर मुजान ज़रूर आएगा। उसे ललचाने के लिए मेरा इस्तेमाल करो और फिर उसका सर धड़ से अलग कर देना। लेकिन ग्योमी पूछता है कि आपको इतना विश्वास क्यों है कि मुजान आएगा? तब कगाया कहते हैं विश्वास है, इसकी कोई वजह नहीं है। बाकी बच्चे ये नहीं चाहेंगे कि किसी चोर की तरह मुझे इस्तेमाल किया जाए उसे ललचाने के लिए। ग्योमी तुम ही एक ऐसे हो जो इस बात को समझेगा। वो आगे कहते हैं ग्योमी उसका सर काट देने से वह नहीं मरेगा, सिर्फ सूरज की रोशनी ही मुजान का अंत कर सकती है। अगर उसका सर काट देने के बाद भी वो नहीं मरा तो तुम्हें इस लड़ाई को सूरज निकलने तक चलाना पड़ेगा। तब ग्योमी कहता है कि मास्टर, अगर यही आपकी इच्छा है तो मुझे मंजूर है। आगे कगाया कहते हैं ग्योमी ध्यान रखना कि मेरे प्यारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, मैं किसी को और नहीं खोना चाहता। अब प्रेजेंट में ग्योमी मास्टर की कब्र के सामने हाथ जोड़ते हैं और अब असल लड़ाई शुरू होती है। अब हम देखते हैं कि मुजान गुस्से में कहता है कि मैंने तुम सबको चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम सब लोग नरक में जाओगे। ये रात ऐसी होगी जहाँ हर एक डीमन स्लेयर मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके बाद हर एक डीमन स्लेयर खुद को गिरते हुए पाता है, जो कि एक इन्फिनिटी कासल में गिर रहे होते हैं। तांजीरो गिरते हुए कहता है मेरे हाथों से तुम मारे जाओगे मुजान। मुजान कहता है तो आओ मैदान में, मार सकते हो तो मार दो तांजीरो कमांडो। तांजीरो कहता है जरूर मारूंगा मैं तुम्हें मुजान की बित्सुजी। अब गिरते समय तांजीरो सोचता है कि ये कौन सी जगह है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ऊपर है और क्या नीचे, क्या दुश्मन की कोई ब्लड डीमन आर्ट है ये, और इस जगह को किस चीज से बनाया गया है। वह सोचता है पता नहीं मेरे वहां पहुंचने से पहले वहां क्या क्या हुआ। उन्होंने मुजान को रोक कर रखा था, पता नहीं वह उसे कब तक रोक पाएंगी। हम देखते हैं कि बाकी हाशिरा भी एक एक करके नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, जैसे सानिमी, शिनोबू, मेत्सुरी, ओबेनाई, म्यूचिरो, ग्योमी। सभी लोग गिरते हुए यही सोच रहे थे कि ये जगह कौन सी है। ग्योमी और म्यूचिरो एक साथ गिरते हैं और इधर मेत्सुरी और ओबेनाई साथ होते हैं। तांजीरो गिरते हुए सोचता है कि अगर जल्दी से जल्दी मुजान को नहीं मार पाए तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उन्हें मुजान को जल्दी ढूंढना होगा और ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। तांजीरो गिरने ही वाला होता है, वैसे ही ग्यू उसे पकड़ लेता है। ग्यू उसे ऊपर उठाता है और पूछता है तुम ठीक हो ना तांजीरो? तांजीरो बोला हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अचानक एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। तांजीरो और ग्यू उस पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं और अचानक पूरी बिल्डिंग घूम जाती है और बहुत सारे डीमन अटैक कर देते हैं। तांजीरो और ग्यू उन सबको मारते हैं और फिर ग्यू बोलता है सानेमी और ओबेराई ने डीमन का जो ठिकाना बताया था शायद ये वही है। और फिर वो तांजीरो से बोलता है अगर ऐसा है तो जरूर मुजान ने हमें यहाँ इकट्ठा किया होगा ताकि वो सभी हाशिरास और डीमन स्लेयर्स को खत्म कर सके। फिर हम देखते हैं ग्योमी और तोकितो दोनों ही डीमन से फाइट कर रहे हैं। ग्योमी तोकितो को आवाज लगाता है। तोकितो बोलता है इतने सारे डीमन आज तक एक साथ मैंने नहीं देखे। ग्योमी बोलता है इन्हें लोअर रैंक वाले डीमन जितनी शक्ति दी गई है हमें थकाने के लिए इन्हें यहाँ भेजा गया होगा। तोकितो ग्योमी से पूछता है मास्टर की क्या खबर है? ग्योमी बोलता है उन्होंने हमारे सामने दम तोड़ दिया, वो सम्मान और गर्व के साथ दुनिया से गए। तोकितो बोलता है उन्होंने जो कोशिश की उन्हें देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि वो डीमन को नहीं खत्म कर पाए। उन्होंने मुजान को ललचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। ग्योमी बोलता है हाँ, वो जानते थे कि वो ज़्यादा नहीं जिएंगे। फिर तोकितो ग्योमी से बोलता है कि जब डीमन ने मुझ पर हमला किया था तब उन्होंने ही मेरा दिन रात इलाज किया और मौत के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही मुझे रोक दिया और मैं अब एक डीमन स्लेयर बन गया। उन्होंने ही मेरी सेवा की और वो मेरे पिता के समान थे। ग्योमी बोलता है हाँ बिल्कुल। और तोकितो फिर उससे कहता है कि मुजान ने ये अच्छा नहीं किया, मुजान ने हमारे भाइयों को ही नहीं हमारे पिता को भी हमसे छीना है। तुमसे बदला लेंगे हम मुजान, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुझे यही नरक का मजा चखाऊंगा। ग्योमी बोलता है चिंता मत करो, यही सोच हम सबके दिल में है। फिर हम देखते हैं कि सानिमी एक जगह बैठकर सोच रहा होता है और कहता है माफ करना मास्टर, मैं आपको बचा नहीं पाया। तभी ये डीमन सानेमी पर हमला करता है
और सानेमी उसकी गर्दन काट देता है। और फिर अचानक बहुत से डीमन हमला करते हैं और सानेमी बोलता है, गंदे कीड़ों, एक के बाद एक बाहर आते जा रहे हैं, आओ मेरा सामना करो, सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर इनोस्की की एंट्री होती है धमाकेदार। वो बोलता है कि ये सब ऊपर नीचे हो रहा है, सारी बिल्डिंग्स हिल रही हैं और वो डीमंस को मारते हुए काटते हुए वहाँ से भागते हुए और ज़्यादा डीमंस को ढूंढ रहा होता है और मुजान को ढूंढ रहा होता है ताकि कि वो उन्हें मार सके। फिर एंट्री होती है गेनिया की और वो सोचता है कि कौन सी जगह है ये, डीमन का मजबूत घर लग रहा है और वो सोचता है कि सानेमी भैया बस आप ठीक रहना। फिर एंट्री होती है ज़ेनित्सु की। वो किसी डीमन को खोज रहा होता है। वो बोलता है, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी थी, वो यही आसपास कहीं होना चाहिए। और वो डीमन उस पर अटैक कर देता है और ज़ेनित्सु कहता है, कसम से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं हमारी हाशिरा शिनोबू को एक कासल में जा रही होती है और वो बोलती है, कहाँ हूँ मैं। तभी उसे खून की बदबू आती है और उसे डोमा दिखाई देता है जो जवान लड़कियों को खा रहा होता है। और फिर वो अचानक शिनोबू को देखता है और कहता है, वाह कितनी जवान है और टेस्टी भी, पहले मैं इनको खा लूँ फिर तुम्हें खाऊंगा। फिर एक फ्लैशबैक के सीन आता है जिसमें शिनोबू अपनी बहन को ढूंढ रही होती है जो कि घायल अवस्था में पड़ी होती है। उसकी बहन उससे बोलती है, शिनोबू तुम्हें डीमन स्लेयर छोड़ देना चाहिए, तुम बहुत हिम्मत से लड़ती हो, मुझे पता है तुम बहुत कोशिश करती हो, लेकिन शायद मैं चाहती हूँ कि तुम आम लड़की जैसी खुश रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम बहुत कर चुकी हो। शिनोबू बोलती है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी, ऐसा गुस्से में शिनोबू कहती है और अपनी बहन से वादा करती है। वो डीमन कैसा दिखता था बताओ मुझे, ऐसा शिनोबू अपनी बहन कनाए से पूछती है। प्लीज कनाए बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने तुम्हारी जिंदगी ली। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि डोमा और शिनोबू आमने सामने होते हैं। शिनोबू जैसे ही उसके सर पर लाल रंग देखती है तो उसे अपनी बहन की कही हुई बातें याद आती है कि वो बहुत बेफिक्र इंसान था और वो बहुत मीठा बोलता था और उसके सर पर एक लाल धब्बा भी था, खून का बड़ा लाल धब्बा, और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तभी डोमा बोलता है, हाय कैसी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम डोमा है, क्या शानदार रात है। तभी वहाँ पर एक जो लड़की थी वो अभी भी जिंदा थी और वो शिनोबू से कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी शिनोबू उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, बहुत तेज रफ्तार से बचाती है, लेकिन डोमा उस लड़की को फिर भी मारने में कामयाब रहता है और वो शिनोबू से कहता है, वाह क्या रफ्तार है तुम्हारी, तुम पक्का कोई हाशिरा हो। डोमा उससे कहता है, उस लड़की को छोड़ दो, उसे मैं बाद में खाऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है। तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन कनाए ने बताया था कि डोमा की जो हथियार थे वो थे तेज धार वाले 2 पंखे और वो एक इटर्निटी चर्च का लीडर था। शिनोबू बोलती है कि ये वही डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था, मुक्ति दिलाने का क्या पागलपन है। ये लड़की मदद की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रही थी। डोमा कहता है, इसीलिए तो मैंने इसे बचाया, अब मैं इसे सारे दुख दर्द से दूर कर दूंगा और मरने के बाद कोई दुख दर्द नहीं रहता, मरने के बाद ये मेरे साथ अमर हो जाएगी। शिनोबू बोलती है, लग रहा है तुम अपने होश खो बैठे हो और तुम्हारा दिमाग फिर चुका है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। डोमा बोलता है, हम पहली बार मिले हैं और तुम इतना तीखा बोल रही हो, समझ गया तुम परेशान हो, पर दुखी मत हो, तुम्हारे ऊपर माना कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम मुझे सुनाओ अपना दुख, मैं सुनूंगा। शिनोबू बोलती है, आखिर तुम क्या जानो दुख क्या होता है, तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को मारा, तुम इस हावरी को पहचानते हो। डोमा कहता है, हाँ उस लड़की की बात कर रहे हो ना जो फ्लावर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती थी, वाकई में बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी। ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने किसी लड़की को सूरज निकलने से पहले खा नहीं पाया, वरना मैं उसे खाकर उसे भी मुक्ति दिला देता। तभी गुस्से में शिनोबू अपनी जहरीली तलवार से उसकी आंख में वार करती है और डोमा भी अपने ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस आर्ट का यूज करता है। शिनोबू बोलती है, फ्रोजन एयर की वजह से मेरे फेफड़े जम रहे हैं। डोमा बोलता है, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो, पर इतना समझ लो लड़की, तलवार से तुम डीमन को नहीं मार सकती, यहाँ वार करो, तुम्हें मेरे सर को उड़ाना होगा। शिनोबू बोलती है, तलवार मारने से तुम नहीं मरोगे, लेकिन जहर का क्या, अब देखना ये है कि मेरे जहर का असर अपर रैंक वालों पर होता है या नहीं। डोमा पर जहर का थोड़ा सा असर हो रहा था और डोमा थोड़ा नीचे गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है।
और बोलता है जहर उससे तेज है। जो तुमने रुई पर इस्तेमाल किया था पहाड़ पर, उससे ज़्यादा खतरनाक जहर बनाया है तुमने इस बार। शिनोबू सोचती है कि इस पे लगता है असर हो रहा है जहर का। तभी डोमा बोलता है जहर तो अच्छा था, लेकिन इसका मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। फिर डोमा बोलता है तुम जिस डीमन का सामना करती हो उसके लिए अलग जहर बनाती हो, और खून की उल्टी करते हुए वो ठीक होने लगता है। शिनोबू बोलती है बिल्कुल। डोमा बोलता है जहर बन जाए तब मेरे पास आ जाना। शिनोबू उस पर अटैक करती है, लेकिन डोमा बच जाता है और डोमा बोलता है मैंने कहा था कोशिश करके देखो, लेकिन इस तरह से वार करती रहोगी तो मज़ा नहीं आएगा। और वो शिनोबू पर अटैक करता है और दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। तुम्हारी रफ्तार बहुत धीरे हो गई है, ऐसा डोमा शिनोबू से कहता है। तभी शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करते हुए अटैक करती है और वो डोमा के गले पर वार कर देती है। डोमा बोलता है कमाल है, तलवार मेरे तक पहुंचा दी और मेरे हमलों को भी रोक लिया। डोमा खुश हुआ, खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू आ गए। डोमा कहता है और वार करो ना, इससे पहले कि मैं जहर और पचाने की शक्ति को डेवलप करूं, तुम और मार सकती हो मुझे। इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारी इतनी मेहनत देखकर तारीफ करने का मन कर रहा है। शिनोबू फिर से उस पर अटैक करती है। डोमा बोलता है ऐसे वार कर रही हो। फिर डोमा अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है। जानती हो, मैं बचपन से ही साफ दिल वाला रहा हूँ और समझदार भी। बचपन में उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि लड़के की आंखों में इंद्रधनुष के रंगों की चमक है, ये हल्के से चादरी बाल इसके पवित्र दिल की निशानी है। फिर हम डोमा के माँ बाप को ये कहते हुए सुनते हैं कि सब बच्चों से अलग है हमारा बेटा, शायद ये ऊपर वाले की आवाज़ सुनता हो। डोमा बोलता है मेरे माता पिता बिल्कुल नासमझ और बेवकूफ़, एकदम बेवकूफ़ लोग थे। मेरे माता पिता को लगता था कि मुझे भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, और डोमा कहता है कि मुझे आज तक किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन इन बेवकूफ़ों ने मुझे चर्च में बैठा दिया और मेरे सामने अजीब और गरीब लोग आते थे, अपना दुख टुकड़ा सब कुछ सुनाते थे और रोने लगते थे, और भगवान के नाम पर मैं उन्हें क्या राय देता। तो मैंने सब लोगों को सुना। जब भी लोग मेरे आगे झुककर पूजा करते, प्रार्थना करते, तो मैं उन्हें समझ नहीं आता था, लेकिन और ना वो मुझे समझ आते थे। लेकिन क्या करूं, जब वो मेरे आगे रोते और मुझे अपनी परेशानियां बताते, तो परेशानियों का जवाब पूछते, तो मैं उनसे पूछना चाहता था दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे अपनी बेकार का दुख भरी कहानी क्यों बता रहे हो, क्यों सुना रहे हो? डोमा कहता है स्वर्ग जैसी कोई जगह होती ही नहीं है, ये सिर्फ बच्चों की कहानी है जिसे इंसानों ने कल्पना से बनाई है। कोई भगवान वगैरह भी नहीं होते। वो मेरे से बड़े थे, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं समझ रहे थे। मरने के बाद इंसान का कुछ नहीं होता, वो कुछ महसूस नहीं करता, दिल रुक जाता है, दिमाग बंद हो जाता है और सारी की सारी दुख दर्द सब परेशानियां मिट जाती है। सभी जीवित लोग मृत हो जाते हैं। इसीलिए मैं उन सभी को बचाना चाहता था, इसलिए तो मैंने उन्हें इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया। अब हम प्रेजेंट में डोमा और शिनोबू की लड़ाई देखते हैं। शिनोबू डोमा पर हमला करती है, लेकिन डोमा को मज़ा नहीं आता। डोमा कहता है बहुत ही नाजुक सा हमला था, मज़ा नहीं आया, दोबारा हमला करो ना। डोमा फिर उससे पूछता है क्या तुम्हारे सारे जहर खत्म हो गए हैं? शिनोबू सोचती है तो क्या अपर रैंक पर मैं इतनी भी शक्तिशाली नहीं हूँ कि इस पे हमला कर सकूँ, और मेरा जहर इसके ऊपर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? डोमा बोलता है तुम्हारे फेफड़े सड़ना शुरू हो चुके हैं, दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें, क्योंकि डोमा ने जो ब्लड डीमन आर्ट यूज़ किया था उससे काफ़ी ठंड बढ़ गई थी और उसकी वजह से शिनोबू के फेफड़ों में काफ़ी दर्द हो रही थी। शिनोबू सोचती है कि अपने जमे हुए खून को बर्फ बनाकर फैला रहा है, जिससे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और वो बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाएगी। फिर शिनोबू और डोमा की फिर से लड़ाई होती है और शिनोबू इस बार काफ़ी घायल अवस्था में नीचे गिर जाती है। उसके फेफड़े कट गए होते हैं और खून निकल रहा होता है। डोमा बोलता है जहर काफ़ी ज़बरदस्त था, तुम्हारी रफ्तार भी ज़बरदस्त है, लेकिन मेरी गर्दन को काट नहीं पाई। शिनोबू सोचती है मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं, मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ? काश मैं लंबी होती, मेरी बहन जैसी, काश मैं ग्योमी के तरह ताकतवर होती। फिर हम उसी टाइम जब वो ये सब सोच रही होती है, तभी उसकी बहन कनाई की आत्मा उसके सामने आती है और उसको हिम्मत देती है। उससे कहती है हिम्मत मत हारो शिनोबू, मैंने कहा था कभी मत रोना, खड़ी हो जाओ। शिनोबू कहती है नहीं हो सकती, उसने सीधा मेरे बाएं फेफड़े पर वार किया है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही।
शिनोबू कहती है कि मैं क्या करूं बहन, बताओ। उसके बाद कनाए उससे कहती है, शिनोबू तुम मेरी बहन हो, फर्क नहीं पड़ता, अब तुम खड़ी हो जाओ, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, तुम्हें इससे लड़ना होगा, तुम्हें इसे हराना होगा। अब उसकी बहन उसे याद दिलाती है, याद करो शिनोबू, तुमने वादा किया था कि तुम इससे लड़ाई करोगी, और ये भी याद करो कनाओ का क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद। तभी उसे कनाओ की याद आती है और वो सोचती है वो उससे लड़ेगी डोमा से। फिर डोमा बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें अभी तक मौत नहीं दे पाया। शिनोबू की बहन की आत्मा कहती है, लड़ाई जीत सकती हो, खुद पे भरोसा रखो। अब शिनोबू खड़ी हो जाती है। डोमा बोलता है, अरे तुम तो खड़ी हो गई, मुझे भरोसा नहीं होता, मैंने तुम्हारा कंधा, फेफड़ा, पसलियाँ सब काट दी, लेकिन तुम फिर भी खड़ी कैसे हो गई। डोमा कहता है, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही, अभी तुम्हारा सर काट कर अलग कर देता हूँ ना, इतना दर्द मत सहो, मरना तो तुम्हें वैसे भी है, तो तुम ये जिद छोड़ दो। शिनोबू सोचती है इसकी कमजोरी क्या हो सकती है, उसके कमजोर हिस्से पर वार करना होगा, अगर मैं जहर सीधा इसकी गर्दन तक पहुंचा दूं तो ये मर सकता है। और वो इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस का उपयोग करती है और डोमा पर हमला करती है। डोमा बोलता है, ये हर तरफ से हमला कर रही है, इतनी तेज, तारीफ करनी पड़ेगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शिनोबू अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए कहती है कि खुशियाँ एक लंबी सड़क जैसी होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमेशा साथ रहती है। ऐसा पहले लगता था, जब डीमंस ने हमारी खुशियाँ बर्बाद की तब ऐसा लगा कि जो खुशियाँ हैं वो एक पतले कांच पर टिकी होती हैं। तब सोचा कि हमें शक्तिशाली बनना होगा, उन लोगों को बचाने के लिए जिन लोगों की खुशियाँ बर्बाद नहीं हुई है, जैसे किसी ने हमें बचाया था, मुझे और मेरी बहन कनाई को। दोनों ही बहनें ये वादा करती हैं कि वो डीमंस को मारेंगी, दोनों साथ मिलकर उन लोगों को बचाएंगी जिन लोगों पर डीमंस ने अभी हमला नहीं किया है। और भले ही वो दोनों कमज़ोर हैं, लेकिन वो छोटे डीमंस को बचाकर कई लोगों की जान बचा सकती हैं, और अगर वो बड़े अपर रैंक वालों को मार दे तो वो कई सैकड़ों लोगों की जान बचा सकती हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शिनोबू ने डोमा के गले पर अपनी तलवार से वार किया और उसकी गर्दन तक जहर पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डोमा इस बार भी बच जाता है। शिनोबू बोलती है, मेरा जहर तुम पर असर क्यों नहीं करता, तुम मरते क्यों नहीं डोमा। शिनोबू को अपनी ब्लड आर्ट दिखाता है। डोमा उसको अपनी तरफ खींचता है और गले लगाते हुए बोलता है, कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छा लड़ती हो, लेकिन तुम छोटी बच्ची हो और तुम इतनी दूर तक पहुंच गई, मेरे आंसू रुक नहीं रहे। तुम अपनी बहन जितनी ताकतवर नहीं हो, फिर भी डीमंस को मारने में कामयाब रही, इतनी देर तक बचे रहना चमत्कार है, कम नहीं है वो तुम। फिर शिनोबू को बहुत तेज से गले में दर्द होने लगता है क्योंकि डोमा उसे तेज से गले लगा लेता है। डोमा कहता है, जीतना नामुमकिन होते हुए भी तुम पागलों की तरह कोशिश करती रही। इंसान जितने नाजुक होते हैं उतने ही मज़ेदार भी होते हैं, तुम सच में इसी लायक हो, मैं तुम्हें खाऊं और फिर तुम्हें अनंत काल तक अमर कर दूं अपने साथ। और वो शिनोबू से पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो कह सकती हो, फिर मैं तुम्हें खा लूँगा। फिर हम देखते हैं कनाओ उस कासल में आती है और शिनोबू को इस हालत में देखकर वो जोर से चिल्लाती है, टीचर, लेकिन शिनोबू हाथ से इशारा करते हुए उसे रोक देती है उस पर अटैक करने से। फिर डोमा शिनोबू को बहुत जोर से दबाते हुए अपने अंदर सोखता है और शिनोबू की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और ज़मीन पर गिरती है और कनाओ ये देखते ही बहुत ज़ोर से चीखती है। फिर हमें ज़ेनित्सु दिखाई देता है और जो अभी भी उस डीमन को सोच रहा होता है कि वो डीमन कहाँ होगा। ज़ेनित्सु सोचता है कि वो डीमन पक्का हमारे आसपास ही है और वो भी मुझसे मुकाबला करना चाहता होगा। ज़ेनित्सु फिर सोचने लगता है कि हमें हमेशा लगता है जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारी इच्छा होती है और ऐसा ही होगा ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें विश्वास रहता है कि वो हमारे साथ हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमेशा हमारा साथ देंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि कनाओ डोमा पर हमला करती है, लेकिन डोमा अपनी तेज रफ्तार से उस पर हमला करता है और वो उससे कहता है, बहुत बढ़िया, और बोलता है, जब तक कि मैं इसे सोख रहा हूँ तब तक तुम हमला ना करो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। और कनाओ उससे गुस्से में देखती है और डोमा बोलता है, क्या हुआ, जब तक मैं बैठा था तुम हमला कर सकती थी, क्या तुमने
इसके लिए हमला नहीं किया? वो शिनोबू की तरफ इशारा करते हुए कहता है। क्योंकि इसने तुम्हें अपने हाथ से इशारा करके रोक दिया था। तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझसे पंगा लेना बेकार है। मरते हुए भी इसने ऐसा किया, बहुत हिम्मत वाली है। फिर डोमा कहता है, वाह क्या शानदार रात है, रात ऐसी ही होनी चाहिए, एक के बाद एक मज़ेदार खाने मेरे सामने आते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनित्सु खड़ा होकर किसी की आवाज़ सुनता है। उसे लगता है कि वो डीमन उसके आसपास ही है। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम यही हो। फिर अंदर से आवाज़ आती है, तुम अपने सीनियर से ऐसे बात करोगे? पहले के मुकाबले तुम में हिम्मत ज़रूर बढ़ी है, लेकिन दुबले पतले मरियल ही हो। बहुत दिनों बाद मिले जेनित्सु। जेनित्सु बोलता है, काइगाकू, मैं तुम्हें सीनियर नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक डीमन हो। फिर हम देखते हैं कि ग्यू और तांजीरो आगे बढ़ रहे होते हैं डीमंस की तलाश में। तभी तांजीरो कासल के नीचे गिरता है और अपनी वाटर ब्रीदिंग 9 फॉर्म आर्ट का यूज़ करते हुए दोबारा ऊपर आ जाता है। ग्यू उससे बोलता है, सावधान रहो तांजीरो। फिर तांजीरो बोलता है, जी ये दुनिया खतरनाक है, यहाँ की बिल्डिंग भी अपनी जगह बदल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्डिंग में भी जान हो। ऐसा लग रहा था जैसे जो बिल्डिंग्स हैं वो ग्यू और तांजीरो को अलग करना चाहती है। फिर तांजीरो कहता है कि हमें सारे डीमन स्लेयर्स को इकट्ठा करके मुजान की तरफ जाना होगा। तभी कौवा आता है और वहाँ सभी हाशिरास को बताता है कि शिनोबू मारी गई अपर रैंक 2 से लड़ाई करते हुए। ये सुनकर सभी को बहुत दुख पहुँचता है और तांजीरो को भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर कगाया के बेटा और बेटियाँ कार्ड्स का यूज़ करके कासल की ड्राइंग बना रही होती है, जिसमें कौवे अंदर की स्कैनिंग करके उनको दिखा रहे होते हैं कि कासल कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कौन कौन डीमन स्लेयर से लड़ रहा है। मास्टर का बेटा बोलता है, शिनोबू मारी गई है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि हमारी अगली चाल क्या होनी चाहिए। और पूछता है, क्या दूसरे सभी हाशिरा और कौन कौन से मेंबर हैं जिनकी खबर मिली है। तभी वहाँ पे दूसरे लोग उन्हें बताते हैं कि अलग अलग जगहों पे, जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल पर 40 डीमंस हैं और बीच में 20 डीमंस हैं, और इन सब से लड़ने के लिए हमारे पास लगभग 10 डीमन स्लेयर्स उस जगह पर मौजूद। मास्टर का बेटा सोचता है यूशिरो, जो कि तमायो जी के साथ काम करता था, जो लड़का, उसकी आंखों की वजह से और उसके उस डीमन आर्ट की वजह से वो सब कुछ देख पा रहा है, और उन कौवों की वजह से भी वो लोग उस एरिया को स्कैन कर पा रहे हैं, एकदम इंसानी आंखों जैसे दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग देखते हैं जहाँ जहाँ पर गहरी लाल लाइट जल रही है, उन एरियाज पर अपर रैंक के डीमंस मौजूद हैं। मास्टर का बेटा देखता है कि किसी डीमन आर्ट की वजह से ये सारी बिल्डिंग्स धड़क रही हैं और अपनी जगह बदल रही हैं। अब वो लोग सभी पेपर्स पर उस कासल का मैप बना रहे होते हैं, और काफ़ी बड़ा मैप बन रहा होता है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ नजरें घुमाते हैं वहाँ वहाँ कासल बनता जाता है। मास्टर का बेटा कहता है कि ये डीमन कासल सभी दिशाओं में फैला हुआ है। वो कहता है कि हमें इस कासल में खींच लाया गया है। मास्टर के बेटे को याद आता है कि इसी दिन के लिए फादर ने ये तैयारी करवाई थी, और उसे ये भी याद आता है कि क्यों उस दिन जब वो मुजान से मिले थे, उससे पहले उन्होंने ग्योमी के हाथों ये खबर पहुंचाई थी कि सभी हाशिरास को ऐसी जगह तैनात करना कि जहां से खबर मिलते ही वो सभी एक जगह पे एक साथ पहुंच सके, ताकि मुजान से लड़ाई करने में आसानी हो। और उन्होंने यूशिरो से और लेडी तमायो से भी मदद मांगी थी। वो कहता है कि इसी योजना को कामयाब करने के लिए फादर और मदर एक साथ, हमारी बहनों ने भी अपनी जान कुर्बान की, और वो बोलता है हम नहीं हार सकते, हम नहीं हारेंगे। फिर हमें कौवा दिखाई देता है, वो किसी विशाल जगह पर 5 बड़ी लाइटें दिखाता है, और जो कि सच में सुपर अपर रैंक वाले डीमंस के ठिकाने थे, और एक जगह तो वही थी जहाँ पर शिनोबू मरी थी। तभी फादर की बेटी बोलती है, अपर रैंक दिखा। वो बोलती है कि अपर रैंक 6 और जेनित्सु आमने सामने आ गए हैं। फादर का बेटा बोलता है कि उसको बचाने के लिए किसी को भेजो, क्योंकि वो हाशिरा भी नहीं है और वो अभी एक नया है, इसलिए उसके साथ किसी हाशिरा को भेजो। जेनित्सु से वो डीमन बोलता है, तुम तो ज़रा भी नहीं बदले, शर्म की बात है, अभी भी कमज़ोर ही हो, अभी तक हाशिरा नहीं बन सके। अच्छा जेनित्सु, ये बताओ कि तुम्हारी फॉर्म्स क्या है, मतलब तुम अभी फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और सीख भी पाए या नहीं। जेनित्सु बोलता है कि तुम्हें अपर रैंक से निचले दर्जे पर खाली स्थान भरने के लिए लाया गया था, और तुम इतने में ही खुश हो गए। डीमन जोर से हंसते हुए बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। जेनित्सु पूछता है
क्या वजह थी कि तुम डीमन बन गए? डीमन बोलता है, तुम नहीं समझोगे। जेनित्सु गुस्से में बहुत तेज आवाज में बोलता है, थंडर ब्रीदिंग स्टाइल के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, फिर डीमन क्यों बन गए? तुम्हारे डीमन बनने की वजह से ग्रैंडपा ने खुदकुशी कर ली। अपना दुख उन्होंने कागज पर लिखा और आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही अकेला हो गया। किसी के लिए भी आसान नहीं होता आत्महत्या करना। वो कहता है कि ग्रैंडपा मरते समय सिर्फ एक ही दुख अपने साथ लेके गए कि उनकी थंडर ब्रीदिंग स्टाइल की वजह से एक डीमन का जन्म हुआ है। फिर वो डीमन बोलता है, मुझे कोई गम नहीं कि वो मर गए। अगर वो मर गए तो क्या मैं रोता हुआ बैठा रहूं, अपना रास्ता बदल दूं? सीधी सी बात है, जो लोग मेरी इज्जत नहीं करते उनके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं उनके साथ हूँ जो ताकतवर है। फिर वो जेनित्सु से कहता है कि वो बुढ़ा मर गया। ये जानकर उसको खुशी हुई और वो कहता है कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था और ये सब कुछ करने के बावजूद उस बुढ़े ने मुझे तुम्हारे साथ उत्तराधिकारी बनने का सुझाव दिया। मुझे तुम जैसे नकारा के साथ उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो हाशिरा थे तो क्या, मुझे उस सन की बुढ़े की कोई ज़रूरत नहीं थी। जेनित्सु कहता है, तुम ये बात जानते हो कि ग्रैंडपा सन की नहीं थे। मैं नकारा हूँ तो भी तुम्हारे तरह गद्दार तो बिल्कुल नहीं हूँ। सिर्फ पहली फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ और तुम पहली के सिवाय सारी फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो और तुम असली अधिकारी थे उनके उत्तराधिकारी बनने के। फिर डीमन बोलता है, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, हिम्मत है तो सामना करो। और दोनों में बहुत ज़ोर से लड़ाई होने लगती है। जेनित्सु उस डीमन की गर्दन पर वार करते हुए बोलता है, बहुत धीरे हो गाइकाकू। और डीमन बोलता है, इतना तेज, ये पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे डीमन बना। हम उसकी फ्लैशबैक की स्टोरी देखते हैं। वो कहता है, जो बहुत ताकतवर हो उसके सामने झुकने में कैसी शर्म। उसके बाद नंबर 1 रैंक वाला डीमन उसे अपना खून देता है और कहता है, डीमन बनकर ताकतवर बनना चाहते हो? अगर मास्टर को तुम अच्छे लगे तो तुम्हें हमारा साथी बनाने का मौका दिया जाएगा। और जो तलवारबाज होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है डीमन बनने में और उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे खुद पूरे 3 दिन लगे थे। और हाँ, इस खून को ज़मीन पर मत गिराना, इसकी बूंद एक भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। ये बहुत कीमती तोहफा है और अगर तुमने खुद को साबित कर दिया तो तुम्हें और ज़्यादा खून मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत भयानक डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जेनित्सु और उस डीमन के बीच लड़ाई होती है और डीमन उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ मौत मिलनी चाहिए, तुम और उस बुढ़े को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए, तुम दोनों इसी लायक हो। दोनों में लड़ाई होती है लेकिन डीमन जेनित्सु पर भारी पड़ता है और वो जेनित्सु को मारता है और जेनित्सु की बॉडी, उसकी स्किन फटने लगती है क्योंकि वो उसके ऊपर ब्लड डीमन आर्ट का उपयोग करता है और उसे ऊपर से बिल्डिंग से गिरा देता है। और अब जेनित्सु नीचे गिरने लगता है और तभी अचानक वो थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म का यूज़ करता है और डीमन पर अटैक करता है और उसकी गर्दन काट देता है और दोनों नीचे गिरते हैं। गाइकाकू सोचता है कि मुझे कैसे हरा दिया इसने। वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको जेनित्सु ने हरा कैसे दिया। मुझे नहीं हरा सकता कोई भी। तभी वो बोलता है, बुढ़े ने तुम्हें सीक्रेट ट्रिक सिखाई है ना जेनित्सु? फिर जेनित्सु कहता है, नहीं, ग्रैंडपा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मेरा खुद का बनाया हुआ 7th फॉर्म है जो मैंने सोचा था कि हम दोनों भाई इसे एक साथ यूज़ करेंगे, लेकिन तुम डीमन बन गए गाइकाकू। वो बोलता है, 7th फॉर्म मेरे दिल से बना है। मैंने थंडर ब्रीदिंग को अच्छे से यूज़ किया और इस फॉर्म को बनाया। मैं सिर्फ 6 फॉर्म को ही जानता था, लेकिन उन सब में मैं महारत हासिल नहीं कर पाया। मुझे सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्म ही थी जो अच्छे से आई, लेकिन फिर मैंने ये 6th फॉर्म के बाद ये जो 7th फॉर्म खुद बनाई है। गाइकाकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे मरने के बाद भी तुम मर जाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी फटने लगेगी और मैं अकेले नहीं मर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ मरोगे, मुझे इस बात की खुशी है। तभी यूचिरो वहाँ आ जाता है और वो बोलता है, जो लोग किसी को कुछ देते नहीं उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए आज तुम अकेले ही मरोगे गाइकाकू। और गाइकाकू मर जाता है और यूचिरो जेनित्सु को लेकर ऊपर चले जाता है, उसका इलाज करता है। तभी मुरादा वहाँ पहुँचता है और वो उससे कहता है कि यूचिरो तुम इसका अच्छे से इलाज करना, जेनित्सु तुम बच जाओगे, तुम चिंता मत करो। वो उसका हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है
अब यूचिरो उसका इलाज कर रहा था, तभी अचानक डीमंस का हमला होता है उनके ऊपर। तब मुराता और उसकी गैंग मिलकर उन डीमंस का सामना करती है और यूचिरो जेनित्सु को लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो उसका अच्छे से इलाज कर सके। और तभी यूचिरो को अपनी डीमन आर्ट से पता चलता है कि बहुत जल्द ही अकाजा और तांजीरो का आमना सामना होने वाला है। तभी हम देखते हैं मांस का एक गोला जो तमायो जिसके अंदर समा रही होती है और वो मुजान को रोक रही होती है। तमायो कहती है उसके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। वो बोलती है शायद मैं इसी के अंदर ही मर जाऊं। फिर हम देखते हैं कि डीमन स्लेयर कॉप्स डीमन से लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्टर का बेटा कहता है कि फादर का मानना था कि अगर मुजान मर जाए तो सारे डीमन भी मर जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुजान अभी तक जिंदा है। मुजान की शक्ति को तमायो ने अब तक रोका होगा, क्योंकि उसने उसे रोका हुआ है, इसलिए यूचिरो की आंखें उसे नहीं ढूंढ पा रही है। इससे पहले कि मुजान अपनी शक्ति दोबारा पाले, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढकर हराना होगा। लेकिन ये इन्फिनिटी कासल के अंदर क्या हम वाकई उसे ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं? तभी मास्टर की आत्मा उसे दिखाई देती है और वो उसे मोटिवेट करती है कि चिंता मत करो, तुम लोग पूरी मेहनत करो, तुम लोग मुजान को ज़रूर हराओगे। तभी हम देखते हैं कि ग्योमी और तोकितो डीमन से लड़ाई कर रहे थे। तभी मुराता अपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ वहां पहुंचता है। मुराता उनसे कहता है कि आप लोग जाके मुजान को ढूंढिए और इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। ग्योमी कहता है ठीक है, और अब ग्योमी और तोकितो मुजान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इधर मित्सुरी और ओबेनाई भी मुजान को खोज रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि मास्टर सकोनजी नेजुको का इलाज कर रहे हैं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो उसे दवा देते हैं जो डीमन तमायो ने उन्हें दी थी और वो सोचते हैं कि क्या नेजुको सच में इंसान बन पाएगी। अगर ये सच है तो मुजान का सपना टूटकर बिखर जाएगा। वो 1000 साल से ऊपर बिता चुका है और उसको अभी तक सूरज की किरणों में जीने के लिए कोई भी वजह नहीं मिली, क्योंकि वो सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं कर पाता था। केवल नेजुको ही थी जो ये कर पाई। मास्टर सकोनजी कहते हैं ये बहुत लंबी रात है और ये रात भी निकल जाएगी। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि नेजुको दर्द से तड़प रही होती है। मास्टर सकोनजी उससे कहते हैं नेजुको हिम्मत मत हारना, और तांजीरो चाहे जो हो जाए तुम्हें जीतना होगा। इधर हम देखते हैं तांजीरो और अकाजा में लड़ाई हो रही है और गियू भी उसके साथ लड़ रहा है। तांजीरो बोलता है पिछली बार इसका सर नहीं काट पाया, लेकिन इस बार ज़रूर काटूंगा। अकाजा बचते हुए उसे बार बार वार करता है, लेकिन तांजीरो बच जाता है। गियू बोलता है तांजीरो तुम अब अभी हाशिरा। अकाजा बोलता है कि ये लड़का कमज़ोर नहीं है, और फिर वो याद करते हुए बोलता है जब क्यूजिरो रेंगुको के साथ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और उस टाइम पे लड़ाई में भी तुम कमज़ोर नहीं थे, तुम वाकई तारीफ के काबिल थे। फिर अकाजा अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसके साथ लड़ाई करता है और वो एक फाइटिंग कंपास बनाता है और बोलता है खेल अभी शुरू हुआ है, अब आगे मज़ा आएगा। और फिर गियू और अकाजा में लंबी और शानदार लड़ाई होती है। अकाजा बोलता है ओह तुम हो वाटर हाशिरा, 50 साल बाद किसी वाटर हाशिरा से लड़ूंगा। तांजीरो भी अकाजा पर अटैक करता है और अकाजा अपने पैरों से उसको रोक देता है और उसे बहुत तेज मारता है। अकाजा तांजीरो की तारीफ करते हुए कहता है बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख गए तुम। तांजीरो कहता है बस करो, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि रेंगुको के बारे में अकाजा बहुत कुछ गलत कह रहा था, जैसे कि अच्छा हुआ कि वो मर गया वगैरह वगैरह। तो वो रेंगुको के बारे में ये सब नहीं सुन पाता। तांजीरो कहता है कि रेंगुको के बारे में कुछ मत कहना। तांजीरो कहता है कि तुम रेंगुको का अपमान कर रहे हो और तुम हमारा भी अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर अकाजा कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डरपोकों पर थूकता हूँ और डरपोकों की इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं ताकतवरों की हमेशा इज्जत करता हूँ। अकाजा कहता है कि मुझे सख्त नफरत है डरपोक लोगों से। वो कहता है मुझे घिन आती है उनसे। तांजीरो बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, हम सब कभी ना कभी कमज़ोर होते हैं, तुम भी जब बच्चे थे और तुम्हें भी किसी ने बचाया होगा। अकाजा बोलता है अब समझ में आया बच्चे से नफरत क्यों करता है वो। ये सारी बातें सुनकर अकाजा को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो वो तांजीरो पर काफ़ी हमले करता है और तांजीरो और अकाजा की लड़ाई होती है। फिर वो तांजीरो उसके ऊपर अपनी वाटर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और तलवार उसकी ओर करता है, तो अचानक अकाजा उसकी तलवार पकड़ लेता है।
तांजीरो बोलता है, अब क्या करूं, मेरी तलवार टूट जाएगी। तभी गियू आके अकाजा का हाथ काट देता है। गियू बोलता है, इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मेरी पूरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमने मुझे काफ़ी दूर फेंका और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपर रैंक 3। और वो बोलता है, इसे थोड़ी देर ही लड़ाई करने से मेरे सारे सेंसेस खुल गए हैं। अब मैं पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। मैदान में आ जाओ गियू, ऐसा अकाजा उससे चैलेंज करता है। और फिर उन दोनों की लड़ाई होती है और बहुत भयानक लड़ाई होती है। गियू अकाजा को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था और तांजीरो बोलता है, बहुत तेज हैं दोनों। तांजीरो गियू की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि अकाजा को पता कैसे चल जाता है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो वो उनकी मूव्स को और अकाजा के मूव्स को एनालाइज करने लगता है। फिर हम देखते हैं तांजीरो को इनोस्के की कही हुई बातें याद करते हुए। उसे याद आता है कि इनोस्के ने उसे बताया था कि जब उस पर कोई हमला करता है, की कोशिश करता है, तो उसकी बॉडी में झंझनाहट होने लगती है। उसे पता चल जाता है उसकी बॉडी, उसकी स्किन के सेंसेशन की वजह से। लेकिन जब कोई बिना उसको नुकसान पहुंचाने के मोटिव से हमला करता है, जिसका इरादा नेक होता है कि वो उसको मारना नहीं चाहता, इस तरीके के भाव से उस इंसान के पास आता है इनोस्के के, तो तब उसके शरीर में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई इसको मारने के मोटिव से आता है तो उसे पता चल जाता है। और तब तांजीरो को समझ आता है यही सेम चीज़ अकाजा पे भी लागू होती है। अकाजा को भी अगर हम बिना मारने के मोटिव से उसके पास जाए तो अकाजा को पता नहीं चलेगा कि हम उसे मारने वाले हैं। फिर तांजीरो सोचता है कि मैं अकाजा को कैसे हराऊं। ये सोचते हुए वो अकाजा पर अटैक कर देता है, लेकिन वो चूक जाता है। अकाजा उसे मारने ही वाला होता है। तभी गियू उसे बचा लेता है और उसे अपने पिता की याद आती है उसी वक्त कि कैसे एक बार उसके गांव में एक भालू ने हमला कर दिया था और उसके पिता ने उन्हें बचा लिया था घर के बाहर आग और घंटियां टांग कर। और वो घंटियां इसलिए टांगी थी ताकि उन्हें पता चल जाए कि भालू आने वाला है। और वो बताता है कि कैसे हमें दिमाग से बाहर की चीज़ें अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए और सिर्फ अपने ऊपर उस टाइम पर जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम अपनी सारी मुश्किलों को महसूस कर पाओगे और एक पारदर्शी दुनिया में पहुंच जाओगे। उस पारदर्शी दुनिया में आपको साफ साफ दिखाई देता है और आपको एकदम निशाने पर अपना गोल दिखाई देता है कि आपको जिसे मारना है। और सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चल रहा होता है और सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब तुमने उसे मार दिया। तांजीरो अपना ध्यान एकत्रित करता है और समाधान के बारे में सोचने लगता है और वो अपने को एक पारदर्शी दुनिया में देखता है और वो एकदम शांत हो जाता है और अकाजा को एक पारदर्शी नज़र से देखता है और उसके शरीर के अंदर देख पाता है और वो उसके सारी की सारी चीज़ों को साफ साफ देख सकता था। और अकाजा इधर गियू से लड़ाई कर रहा होता है। अकाजा गियू की तलवार तोड़ देता है, गियू को एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी तांजीरो उसके हाथ काट देता है। गियू बोलता है कि तांजीरो में कुछ तो बदलाव आया है। वो देखता है कि इसकी सांस लेने के तरीके में भी कोई चेंज आया है। अकाजा भी यही सोच रहा है कि ये बदला कैसे, कुछ तो बदलाव लग रहा है, इसे मार देना चाहिए। इधर तांजीरो के लिए सभी चीज़ें धीरे से चल रही होती है, सब स्लो मोशन में चल रही होती है। वो अकाजा की तरफ साफ साफ देख सकता था कि वो क्या कर रहा है, मतलब एक पारदर्शी दुनिया में देख सकता था, धीरे से देख सकता था। अकाजा गियू से बात कर रहा होता है। तभी तांजीरो उसके पीछे से आता है और गियू ये नोटिस करता है कि तांजीरो उसके पीछे है और वो अपने मन में सोचता है कि तांजीरो बोलना मत और इसको मार देना। लेकिन तांजीरो बोलता है, अकाजा मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, और वो उसका सर को काट देता है। अकाजा बोलता है, नामुमकिन, सदियों तक मैंने ऐसी लड़ाई, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा और ना मैंने ऐसी कभी लड़ाई की। ये एकदम इतना शांत कैसे था और मुझे पता क्यों नहीं चला इसके आने का, और मेरा कंपास नीडल, मेरा ब्लड डीमन आर्ट काम क्यों नहीं करा। अकाजा बोलता है, इसने मेरे सर को उड़ा दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, और अपने कटे हुए सर को पकड़ के जोड़ने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगा। तभी गियू पीछे से उठ के अपने टूटे हुए तलवार से उसके सर पर वार करता है और उसका सर नीचे गिर जाता है। लेकिन बिना सर के भी वो लड़ाई कर रहा होता है, सिर्फ उसका शरीर उन दोनों से लड़ाई कर रहा होता है और वो तांजीरो को भी मारने की कोशिश करता है। फिर तांजीरो बोलता है, अब क्या करे, इसे कैसे हराएं, मैं बहुत थक चुका हूँ, और वो बेहोश हो जाता है।
ग्यू बोलता है तांजीरो बेहोश मत होना। फिर वो बोलता है इसे अभी बेहोश होना था। तभी अकाजा ग्यू पर हमला करता है। ग्यू उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। और तभी अकाजा की बॉडी तांजीरो को मारने वाली होती है। तो ग्यू पीछे से चिल्ला के बोलता है रुको, तुम तांजीरो के पास भी मत जाना, मैं अभी मरा नहीं हूँ, आके मुझसे लड़ो, पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अकाजा बोलता है मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, हट जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि अकाजा अपनी फियांसी की आत्मा देख रहा होता है। उसकी जो मंगेतर थी वो काफ़ी क्यूट थी और उसकी आत्मा उसे नजर आती है, जो उससे बोल रही होती है कि बस करो, अब रुक भी जाओ, हम दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन अकाजा बोलता है नहीं, मुझे इन दोनों को मारना है जिन्होंने मेरा ये हाल किया। उसकी मंगेतर पूछती है लेकिन क्यों अकाजा? तब अकाजा बोलता है मेरे लिए मेरी शक्ति बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। उसकी मंगेतर पूछती है मुझे वजह तो बताओ, तुम्हें शक्तिशाली क्यों बनना है, तुम क्यों बनना चाहते हो? तभी हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं। अब अकाजा के बचपन की कहानी शुरू होती है कि वो डीमन बना कैसे। अकाजा बोलता है अगर मैं शक्तिशाली नहीं बन पाया तो मेरे डैड के लिए दवाइयाँ कौन लाएगा, मैं अपने डैड के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। अगर मैं शक्तिशाली नहीं बन पाया तो कैसे मैं पैसे चुरा पाऊंगा, क्योंकि उन्हीं चुराए हुए पैसों से वो अपने डैड के लिए दवाइयाँ लाया करता था। और उस चोरी के इंतजाम में वहाँ के जो समुराई थे उन्होंने उसे सज़ा सुनाई थी और उन्होंने उसे बहुत कोड़े मारे थे, काफ़ी कोड़े मारे। और उसके चोरी की आदत की वजह से उसके डैड खुदकुशी कर लेते हैं। अकाजा केवल एक 11 साल का बच्चा था जिसको अपने पिता के जाने का काफ़ी सदमा लगता है और वो अपने पिता की कब्र के पास जाकर रोता हुआ बोलता है मुझे अब इस दुनिया की कोई चिंता नहीं है, सभी लोगों को मर जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो समुराई को मार रहा होता है जो उसे मारने आए होते हैं और बोल रहा होता है जब आप जिंदा नहीं रहे पिताश्री तो इन लोगों को भी जीने का कोई हक नहीं, आपने कोई गलती नहीं की थी, फिर आप माफ़ी क्यों मांगेंगे? गलती मैंने की थी, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने खुदकुशी क्यों करी? वो सभी लोगों को वहाँ पर मार देता है। ये देखकर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो मार्शल आर्टिस्ट हैं और वो ताली बजाकर बोलते हैं वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वो आदमी अकाजा से कहता है फाइटिंग स्किल सीखोगे मेरे साथ? अकाजा बोलता है बकवास बंद कर बुढ़े, मैं तुझे मार दूंगा। वो आदमी बोलता है ये टैटू बता रहे हैं तुम अपराधी हो, तुम्हारे गांव से तुम्हें निकाल दिया गया है और तुम यहाँ आए हो तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अकाजा बोलता है निकल, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और निकाल दिया तो क्या हुआ, मैं यहाँ सबको मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। वो आदमी बोलता है पहले पैदा तो हो जा बच्चे, फिर जाके लड़ना। फिर उन दोनों के बीच एक मुकाबला होता है, केवल 4-5 मुक्कों में वो अकाजा को हरा देता है। अकाजा इतना पिटने के बाद बेहोश हो जाता है और वो आदमी उसे अपने घर ले आता है। अब उस आदमी के घर पे अकाजा अपनी आंखें खोलता है। तभी वो आदमी उससे कहता है बड़े दमदार बच्चे हो, इतना मार खाने के बाद भी तुमने 1 घंटे बाद अपनी आंखें खोली है। वो आदमी अकाजा से कहता है कि उसने मार्शल आर्ट्स क्लासेस शुरू करी हैं लेकिन उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ ना, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला लेना। तो अकाजा कहता है ठीक है। और अब वो आदमी अकाजा से कहता है मेरी एक छोटी सी बेटी है, काफ़ी बीमार रहती है, तुम्हें बस उसकी सेवा करनी होगी। वो दिन रात उनकी बेटी की सेवा करता है और उसके बाद वहाँ पे ही वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी करता है और वो काफ़ी अच्छा हो जाता है मार्शल आर्ट्स में। उस आदमी की बेटी का नाम कायोकी है। कायोकी ना बहुत बीमार रहती थी, तो अकाजा उसकी सेवा करता था, तौलिया भिगाकर उसके सर पे पट्टी रखता था, उसे बाथरूम ले जाता था, उसको अच्छे से उसकी सेवा की जाती थी। और उसको ये काम करने की आदत थी क्योंकि वो यही काम अपने पिता के लिए भी करता था, क्योंकि उसके पिता भी काफ़ी बीमार रहते थे। उनका बहुत मन था आतिशबाजी देखने का, लेकिन वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी। तो अकाजा कहता है कोई बात नहीं, हम अगले साल चले जाएंगे जब तुम ठीक हो जाओगी। 3 साल बीत गए। 3 साल बाद अकाजा 18 साल का हो गया और कायोकी 16 साल की हो गई थी और वो पहले से काफ़ी ठीक थी। अब उसका पुराना समय बिस्तर पर बीतता था, लेकिन अब वो ज़िंदगी जी रही थी। कायोकी अपने पिताजी से कहती है कि अकाजा काफ़ी अच्छा लड़का है और उसका काफ़ी ध्यान रखता है
और वो उससे प्यार करने लगी है। तो अकासा के पिताश्री अकासा से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो अकासा थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है। अकासा अपनी शादी की खुशखबरी देने अपने पिता की कब्र पर जाता है, उन्हें ये खुशखबरी बताने के लिए कि जैसा वो चाहते थे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहे, वो अब वैसी ही ज़िंदगी बिताने वाला है। और उसकी जो होने वाली पत्नी है कयोकी, वो भी बहुत अच्छी है और उसके पिता भी। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटता है, कुछ लोग उसे बताते हैं कि कयोकी और उसके पिता मर गए। लोग उन्हें बताते हैं कि जिस कुएं से वो लोग पानी पीते थे, उस कुएं में जहर मिलाया गया था और वो तुम्हारा और तुम्हारे टीचर का सबको मारना चाहते थे, लेकिन तुम बच गए। ये जहर मिलाने वाला काम एक दूसरे मार्शल आर्ट एकेडमी थी उन लोगों ने किया था, क्योंकि वो अकासा और उसके टीचर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अकासा गुस्से में उस एकेडमी में जाता है, वहाँ के सभी लोगों को मार देता है, उनके हाथ पैर तोड़ देता है, उनकी आंखें बाहर निकाल देता है। फिर जब गुस्से में वो रोते हुए रास्ते में चल रहा होता है, उसे मुजान दिखाई देता है और बोलता है, मुझे याद नहीं मैंने यहाँ कोई डीमन भेजा था। अकासा गुस्से में बोलता है, हट जाओ। तब तक मुजान उसके मुंह में एक मुक्का मार देता है। अकासा को एक ऑफर देता है। वो बताता है कि उसने सोचा था कि वो 12 शक्तिशाली डीमंस बनाएगा और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारा शरीर इतना खून सहन कर पाएगा जो मैं तुम्हें दूंगा? अकासा बोलता है, मुझे नहीं परवाह किसी चीज़ की, और मुजान उसे अपना खून देता है और अकासा एक शक्तिशाली डीमन बन जाता है और अपनी यादें खो बैठता है और वो और शैतानी शक्तियाँ पा लेता है। अब अकासा केवल शक्तिशाली बनना चाहता था, क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं बची थी इस दुनिया में किसी चीज़ की चिंता करने के लिए, किसी को बचाने के लिए। उसने सब लोगों को खो दिया था, उसने अपने लोगों को खोया, फिर उसने अपनी मंगेतर को खोया, अपने पिता को खोया, सबको खोया। अकासा सोचता था कि मरने के बाद भी वो वहाँ नहीं जा पाएगा जहाँ वो तीनों हैं, उसकी मंगेतर, उसके पिता और उसके अकासा गियू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुरानी दर्द भरी यादें याद दिलाने की? गियू बोलता है, विश्वास नहीं होता, ये अब तक मरा नहीं है। गियू उस पर अटैक करने वाला होता है, तब तक अकासा उसे धक्का दे देता है और तांजीरो भी होश में आ जाता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तब तक अकासा अपने आप ही अपनी फुल पावर से अपने आप को मुक्कों से हमला करता है अपने आप पर, क्योंकि अब उसकी जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। अपनी सारी की सारी शरीर को नष्ट करने लगता है और वो रीजनरेट नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो गम में डूबते जाता है और आगे बढ़ता है और मर जाता है। अब हम देखते हैं उसकी जो मंगेतर थी क्योंकि वो बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर उसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो कि अब बेहोश हो जाता है और गियू भी थक कर वहीं गिर जाता है। फिर कौवे सारे हाशिरास को बताते हैं और डीमन कॉप्स को बताते हैं कि तांजीरो और गियू ने अपर रैंक 3 डीमन को हरा दिया, अकासा मर गया। अब अपर रैंक डीमन सोचते हैं कि आखिर अकासा कैसे हार गया। अपर रैंक डीमन 1 बोलता है, तुम तो मुझे हराना चाहते थे पर तुम तो खुद ही हार गए। इधर डोमा सोचता है, अकासा कैसे हार गया, मुझे लगा ही था वो कुछ बदल गया है। और वो कनाव से बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? अभी भी सब हाशिरा मुजान को खोज रहे हैं। जेनित्सु ठीक हो रहा है और एनोस के पूरे जोश के साथ डीमन की खोज कर रहा है। सभी अपने पूरी जोश के साथ डीमंस को मार रहे हैं। मुजान अभी भी नहीं मिला है किसी को भी और कासल की बिल्डिंग्स इधर उधर बनते ही जा रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे आगे होता क्या है। नेक्स्ट मूवी आएगी मे बी 2027 में, तो 2027 में मिलते हैं इस मूवी के साथ।